आज हम बात करेंगे ओपीडी ट्रीटमेंट के बारे में कि ओपीडी बेसिस के ऊपर आपके पास डिफरेंट बीमारियां जो आती हैं कॉमनली, इन सब का जो ट्रीटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। ये पूरी एक प्लेलिस्ट इंशाल्लाह जो है वो मैं तैयार करूंगा, जिसमें कॉमन जो ओपीडी प्रेजेंटेशंस हैं उनकी जो ट्रीटमेंट हम रैशनली वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। उन सारी ट्रीटमेंट्स में से आई गारंटी कि आपको इसके बाद बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। आज का जो टॉपिक है ओपीडी ट्रीटमेंट का वो है साइनोसाइटिस या कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू। बदलते मौसम के साथ आपके पास नज़ला, जुकाम, खांसी, नाक बंद, छींकें, ऐसे मसले जो हैं वो बेतहाशा आते हैं। लोग जो हैं वो उसको डिफरेंट वे से डिस्क्राइब करते हैं। कोई कहता है कि मेरा नाक बंद है, कोई कहता है मेरे गले में केरा गिर रहा है, कोई कहता है कि मेरे मुंह में खराश है, या फिर ये कहता है कि सुबह सोकर उठता हूँ तो मेरा गला जो है वो खराब हुआ होता है या फिर गला सूख जाता है। आल्दो के ये जो कंप्लेंट्स हैं उसकी अंडरलाइन काजेज मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन मोर और लेस इसके जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो सेम या मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें राइनोरिया हो सकता है, यानी कि नाक बहेगी, बार बार पेशेंट जो है वो उसको वापस खींचेगा और पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा होगा टू क्लियर इट। इसके अलावा क्या होगा कि जब ये बार बार आप इसको वापस खींचेंगे रनी नोज को, तो उससे फिर ये जो स्क्रीशंस हैं वापस बैक ऑफ द थ्रोट में गिरेंगी और आप फिर इसे क्लियर करने के लिए बार बार फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग करेंगे। ये मसला उन पेशेंट्स में जिन्हें आप साइनोसाइटिस या क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं, यानी एलर्जी का मसला, उनमें भी यही कंप्लेंट्स ऑलमोस्ट मोर और लेस आती हैं। बाज़ औक़ात इसके साथ कुछ पॉलिप्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इस कंडीशन को फर्दर वर्स कर देते हैं, जिससे एक साइड नाक की बंद हो जाती है और एक खुली रहती है, जो कि फर्दर थोड़ा सा सिम्टम्स में वर्सनिंग पैदा करती है। जब कभी बदलते मौसम के साथ किसी को फ्लू या नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो उसके भी यही कुछ सिम्टम्स होते हैं। रनी नोज होता है, नोज ब्लॉक हो जाता है या गला खराब हो जाता है या फिर खांसी बार बार आती है। इसकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट मोर और लेस मिलती जुलती है। थोड़ा सा आपको साइंटिफिकली चीज को समझना है, अंडरलाइन काज तक पहुंचने की कोशिश करनी है। इफ अंडरलाइन काज इज करेक्टेबल एंड ट्रीटेबल और क्योरेबल तो उसके ऊपर फोकस करके उसको ठीक करना है। लेकिन मल्टीपल डिजीजेस का जो एक कॉमन एंड पॉइंट और कॉमन सिम्टम्स है उसको मैनेज करने के बारे में हम आज सीखते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट हर पेशेंट में काम कर जाती है, बट यू शुड बी केयरफुल के व्हेन टू यूज विच वन। सो फर्स्ट जो चीजें हैं दैट आर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जब भी किसी को ये मसला आना है या लेट्स सपोज किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है और उसे भी पता है और वो क्रोनिक एलर्जिक राइनाइटिस है, तो ये जब एक बार अटैक होता है राइनाइटिस का तो फिर ये कुछ आवर्स और दिनों तक परसिस्ट करता है। तो इस दौरान फिर आपको कुछ तो है ना तब्दीलियां भी लानी है। एक तो ये कि आप रेस्ट करें, तो रेस्ट करेंगे तो ये इशू जल्दी सॉल्व होगा। अदरवाइज अगर आप चलते फिरते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे तो साथ, तो फिर ये चीज वर्स होती चली जाएगी। तो इसके दौरान आपने पानी का खास ख्याल रखना है। हाइड्रेशन स्टेटस भी इसके सिम्टम्स को काफी हद तक काबिल बर्दाश्त बना लेती है। एंटीबायोटिक्स अक्सर लोग जो हैं वो इसके साथ खुद ही ले लेते हैं कि जी मैंने एजोमैक्स ले लिया, लेकिन दैट इज नॉट मैंडेटरी बिकॉज इस डिजीज की कहीं भी काज में इन्फेक्शन की जो काज है वो बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं है। द अदर रैशनल कुछ लोग ये भी एक तुक बना लेते हैं कि भाई वायरल इलनेस है तो इसमें बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। दैट इज आल्सो नॉट रिकमेंडेड। ये एक बढ़ती हुई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की भी एक कॉमन काज है कि हर फ्लू में हम एजोमैक्स और कुछ एंटीबायोटिक्स बेवजह इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर सम डेज, और इस अटैक के दरमियान आपको जो भी आप चीज लेंगे वो एज ए सपोर्टिव रोल प्ले करेगी, क्यूरेटिव नहीं है। और उसने सिम्टम्स को काबिल बर्दाश्त बनाना है, फौरी खत्म नहीं कर देना। और कुछ जो हर्बल प्रेपरेशन जिसमें जुशांदा, करशी का जो जुशांदा, ये भी काम करता है। गर्म पानी या नीम गर्म पानी आल्सो गिव सम रिलीफ थ्रोट पेन। इसके अलावा बच्चों में इस मसले के साथ नॉर्मल सेलाइन के साथ नेबुलाइजेशन भी काफी हेल्प करती है। इसके अलावा बचपन में हम देखते थे कि एक बड़ी देगची या किसी बर्तन में गर्म पानी डाल के ऊपर अपने सर को किसी कपड़े के साथ अगर कवर कर लें तो जो स्टीम या भाप होगी वो भी आपकी एयरवेज को ओपन करने में हेल्प करती है। अवॉइड करें आप जो है वो कुछ, अगर पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी जॉब है कि वो टीचर हैं या कुछ बोलना बहुत ज्यादा है, तो उस दौरान बोलने से परहेज करना भी पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होगा। आप फेस मास्क यूज कर सकते हैं अगर आप बाइक वगैरह पर ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं दूर जा रहे हैं, तो फेस मास्क से फर्दर जो आपका जो एलर्जन है जिस वजह से ये आपका एलर्जिक अटैक प्रोवोक हुआ है उससे भी आपको बचत हो सकती है और ये समहाउ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट बन जाएगा। और फिर आपने बार बार नाक को उंगलियां मार के साफ करने से भी परहेज करना है। एक तो ये सोशली एम्बैरेसिंग लगता है और दूसरा ये कि इससे आपकी जो नॉर्मल एक वे है अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ है इस डिजीज को काउंटर करने के लिए, वो भी दोबारा से डिस्टर्ब हो जाता है। और थ्रोट क्लियरिंग स्पूटम इज जस्ट ड्यू टू थिक स्पूटम, एंड वी विल टॉक के व्हाट इज द वे टू काउंटर द स्पूटम क्लीनिंग और स्पूटम प्रोडक्शन। तो सबसे पहली ड्रग दैट आई यूज इज टैबलेट एरिनेक इन TDS डोज।
3 टाइम्स आप जो है लें एरिनेक को। व्हाट इज इनसाइड दिस ड्रग एंड दैट इज ब्रूफन एंड सूडोएफिड्रिन। सो सूडोएफिड्रिन एक नेजल डीकंजेस्टेंट है, इससे आपका नाक भी खुलता है, कान भी खुल जाते हैं समहाउ कुछ एक्सटेंट तक, और साथ में आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो ब्रूफन ड्रग से, और साथ हल्का हल्का जो बुखार होता है वो भी ठीक हो जाता है। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि आप न्यूब्रल, ब्रूफन या पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन फिर इसके साथ आपको एक जो है वो एंटी एलर्जिक ऐड करनी पड़ेगी। अब ये आपकी चॉइस है कि एरिनेक या न्यूब्रल या ब्रूफन या पैरासीटामोल आप देना चाहें तो दें, लेकिन एवरी टाइम आपने एक एंटी एलर्जिक जरूर देनी है। अब यहाँ काम की बात यह कि कैस्टीन, रिजिक्स, फैक्सेट, सेडल, ये जितनी भी एंटी एलर्जिक्स हैं यानी एंटी हिस्टामीन्स हैं, ये 2 कैटेगरी के हैं, एक सीडेटिंग एंड नॉन सीडेटिंग। बट रिमेंबर कि सब में थोड़ी बहुत सिडेशन जरूर है। नॉन सीडेटिंग वालों को आप ये कह सकते हैं कि इनमें सिडेशन निस्बतन कम है, बट एट द सेम टाइम नॉन सीडेटिंग एंटी हिस्टामीन्स जो हैं इनकी कॉस्ट भी निस्बतन ज्यादा है। तो इसकी कुछ कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल होते हैं जिसमें फैक्सेट डी होता है और उसमें सूडोएफिड्रिन भी साथ ही ऐड की होती है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि एरिनेक एंड कैस्टीन जो है ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता हूँ। पर्सनली आई आल्सो हैव दिस कंडीशन, सो somehow I have a personal experience with these drugs as well. So these drugs do work, but एक कंप्लेन रहती है लोगों को, वो ये दवाई असर नहीं कर रही या दवाई ने असर करना छोड़ दिया है। रिमेंबर कि अगर किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो ये ड्रग्स आपके अटैक के होने के बाद उतना अच्छा काम नहीं करती जितना पहले करती हैं। सो वन वे इज टू कीप टेकिंग दीज ड्रग्स इवन यू हैव सिम्टम्स और डोंट हैव सिम्टम्स। तो आप इन ड्रग्स को रूटीन में लेते रहें, खास तौर पर उन दिनों में जब आपको पता हो कि मेरे एलर्जी के अटैक्स इन दिनों में वर्स हो जाते हैं। तो अगर खांसी मौजूद है तो यू कैन यूज रोंडेक्स सी एंड दैट इज कफ एंड फ्लू प्रेपरेशन ऑफ एंटीटसिव, यानी कि खांसी रोकने वाले शरबत की एक ऐसी प्रेपरेशन है, ऐसे एजेंट्स इसमें मौजूद हैं जो कि कफ और फ्लू में आपके लिए इफेक्टिव होते हैं। एक थोड़ा सा लोगों को इशू रोंडेक्स सी के साथ रहता है, वो ये है कि इसका टेस्ट थोड़ा बुरा होता है। तो इसके अल्टरनेटिव्स में फिर आपके पास हर्बल प्रेपरेशन, बट दे आर कॉस्टली, तो उसमें आप डॉक्टर क्रोफ और सैमवी शरबत है वो यूज कर सकते हैं। अब एक एजेंट और जो कि इस पूरे सेट ऑफ सिम्टम में हेल्प करता है दैट इज म्यूकोलेटर सैशे। इट कंटेन्स एन एसिटाइलसिस्टीन। द वे टू यूज इज टू टेक इट 3 टाइम्स डिसॉल्व्ड इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। इट विल वर्क ऑन योर म्यूकस and make it thinner and easier to expel out. So often people feel it works. तो इसके बाद कोफर इज ए लोजेंजीज, चूसने वाली गोलियां हैं ये, जो कि आपके थ्रोट पेन और थ्रोट की इन्फ्लेमेशन को कम करने में समहाउ हेल्पफुल होती हैं। लोकल एंटीबायोटिक्स भी इसमें ऐड होती है, यानी कि काइंड ऑफ एक किस्म की एंटीबायोटिक होती है लेकिन जस्ट लोकली एक्ट करती है। इसके अलावा लिकोराइस एंड थाइम का यूज भी किया जा सकता है। तो ये एंटीवायरल्स नेक्स्ट इन लाइन आर एंटीवायरल, जैसे टेमीफ्लू और सल्टामिविर। ये कुछ एंटीवायरल्स कुछ टाइम में यूज होते रहे हैं या कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी एक तो डिफिकल्ट होती है, दूसरा ये ओनली वायरल फ्लू में ही इफेक्टिव है, लेकिन इतने इफेक्टिव हैं आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस विद दीज ड्रग्स हु आर एट रिस्क, के जिनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने के चांस हैं जब भी उन्हें वायरल फ्लू या एलर्जिक राइनाइटिस वगैरह होगा, वो लोग जिनमें ऑलरेडी सीओपीडी मौजूद है। So let's summarize. Whenever someone presents in OPD with complaints of having runny nose, नाक बह रहा है, छींकें आ रही हैं, सर में दर्द है, सर भारी भारी है, गले में दर्द है, गले में खराश है, बार बार बलगम आ रही है, तो ये वो कंप्लेंट्स हैं जिसके साथ आपको ये सोचना है कि इधर पेशेंट इज हैविंग एलर्जिक राइनाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस और राइनोसाइनोसाइटिस, और द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड और फ्लू। So more or less treatment is same. You will counsel them about some lifestyle modification. They will not acknowledge as a drug, but still these instructions are always very important because they make the symptoms more tolerable. And the way I counsel the patients is that I say you have to go through this. You have to bear these symptoms for 3 days. Our job is to make it tolerable, make it easier, and try to make this episode as shorter as possible. I use Arinex with Castein. You can use Arinex / Nubrel or any of the antipyretic anti-inflammatory drug along with Castein. Better take it regularly, routinely before the occurrence of the symptoms. It will work better. If someone is having cough as well, use Rondex C and use mucolator sachet or Ferb and use of licorice. If someone is having nasal blockage symptoms mainly, then you can use nasal sprays. Xylosine spray can be used, and then come roll of steroids.
The steroids in the form of nasal sprays or as a tablets can reduce symptoms, but once proven that it is due to allergic rhinitis. This was one important OPD scenario where patients come to you frequently and you have to master it. And after going through this, I think you will be able to understand that how to manage patients with these complaints. I request all of you to like this video, subscribe my channel and share with your friends as well. I have other videos in my playlist that will be helpful for you as a clinician. So go through these videos as well. Thank you very much.